बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। तो आपने ज़रकून लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम सर सीखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग लेबर। हम लेबर की क्या सीखेंगे सर? जर्नल एंट्रीज। लेबर की क्या सीखने वाले हैं? जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। डन बच्चों? अच्छा, अब इस लेबर की जर्नल एंट्री सीखने से पहले सबसे पहले जब इंडस्ट्री में या बिजनेस में लेबर काम करती है, उस लेबर की वेजेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं वो बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, सीन कुछ ये होता है। मान लें फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे जॉब इंटरव्यू देने गए और मान लें आपकी सिलेक्शन होगी। आपकी क्या होगी? सिलेक्शन होगी। और आपकी जो सैलरी तय हुई वो 1 लाख रुपया पर मंथ हुई। सैलरी क्या तय हुई? 1 लाख रुपया तय होगी। मान लें मिस्टर ए है और उसकी एक जॉब लग गई। जॉब में जो एग्रीड सैलरी थी सर वो क्या थी? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को कहते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या कहते हैं? ग्रॉस सैलरी। ये जो ग्रॉस सैलरी सर ये कितनी लगी? 1 लाख रुपए लगी, ₹1 लाख लगी जी। ये जो ग्रॉस सैलरी है सर ये आपकी बेसिक सैलरी। ये क्या है? ये बेसिक सैलरी है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली ग्रॉस सैलरी ही आपकी ना बेसिक सैलरी भी होती है, लेकिन टैक्स वालों के नजदीक बेसिक सैलरी डिफरेंट होती है। मान लें अगर ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए तय हुई है तो अच्छा इसमें भी ना एक चालाकी होती है, दैट्स वाई बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी से कम रखते हैं। अब ग्रॉस सैलरी 1 लाख तय हुई है। अब बिजनेस ने कहा भाई देख 1 लाख रुपए तेरी सैलरी तय हुई है पर तुझे मिलेगा 1 लाख रुपए, लेकिन हम थोड़ा सा ना इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल देंगे। इसमें से ना 60,000 तेरी बेसिक सैलरी है। 60,000 क्या है? बेसिक सैलरी है। 20,000 रुपए तो ये हाउस रेंट अलाउंस होगा। कितनी हो गई? 80 हो गई। अच्छा, 10,000 मेडिकल अलाउंस होगा। कितनी हो गई? 90 हो गई। फिर 2,000 पेट्रोल का अलाउंस होगा, यूटिलिटी अलाउंस होगा, मोबाइल का अलाउंस होगा, ठीक है। और कर कुर के तेरी ये 1 लाख सैलरी हमने इस तरह कर दी, सही है। उसके पीछे राज ये होता है, कल को जब इंक्रीमेंट लगना होता है ना, 1 लाख के पर इंक्रीमेंट नहीं लगना होता, बेसिक सैलरी पर इंक्रीमेंट लगना होता है। वो जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 60 में लगेगा बेचारी के। वो सोच रहा हो यार 1 लाख के ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा, बस सारा ये होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। आप दोनों टैक्स वाले जाने, हम तो कॉस्ट में पढ़ते हैं। हाँ जी, टैक्स वाले जो नहीं सर, टैक्स वाले तो 1 लाख रुपये वो टैक्स काटेंगे। टैक्स वाले 60 में नहीं काटेंगे। जो टैक्स काटा जाएगा वो 1 लाख के ऊपर काटा जाएगा। हाँ अच्छा जी, टैक्स पढ़ लो तुम। अच्छा, तो सर जो सैलरी तय हुई सर, जो सैलरी तय हुई कितनी तय हुई सर? 1 लाख रुपये हुई। सर जब 1 लाख रुपया सैलरी आई, टैक्स पढ़े ना आप लोग? पढ़े ना? अच्छा, 1 लाख रुपये के ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है। अगर आप पर मंथ 1 लाख से कम कमा रहे हैं सर, जीरो रेटेड है इसके ऊपर टैक्स। इससे नीचे अगर आप 1 लाख से कम कमा रहे हैं तो सर कोई टैक्स नहीं है एज पर 2024 टैक्स। अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं सर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ग्रॉस सैलरी क्या तय हो गई? 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है, 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो सर साल में 12 लाख हो जाएगी। और आपको पता है 6 लाख से अगर ऊपर सैलरी है तो सर टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो 2024 के अकॉर्डिंग टैक्स कितना लग रहा है? अबव 6 लाख 2.5% लग रहा है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर टैक्स लग गया। तो मान लें गवर्नमेंट ने कहा, असल में टैक्स का प्रिंसिपल ये कहता है, टैक्स लॉ ये कहता है कि एम्प्लॉयर जब तुमने सैलरी एम्प्लॉय को देनी है तो टैक्स काट के देनी है, ठीक है। टैक्स काट के देनी है, क्योंकि जब टैक्स काट के देंगे तो इसका ना टैक्स क्रेडिट मिलता है एम्प्लॉयर को बिजनेस इनकम में, ठीक है। चलो माइनस कर देंगे सर इसमें से क्या? इनकम टैक्स। क्या कर देंगे? इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। अच्छा, इनकम टैक्स माइनस कर दिया। मान लें कितना था? 1000 था। जब मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो पीछे मेरे पास कितने रह गए? 99,000 रह गए। अच्छा, इसमें से ना कुछ और भी डिडक्शंस होती हैं, वो भी हम माइनस कर रहे होते, मेन बता देते। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो प्रोविडेंट फंड भी देती हैं। प्रोविडेंट फंड का नाम सुना कभी? प्रोविडेंट फंड। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं
जो क्या करती है, प्रोविडेंट फंड भी देती है। प्रोविडेंट फंड एक बेनिफिट फंड होता है, एक बेनिफिट फंड होता है विच इज क्रिएटेड बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट फॉर देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, फॉर इट्स एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को फायदा देने के लिए प्रोविडेंट फंड क्रिएट करती है। कल को जब एम्प्लॉइज हमें छोड़ के जाएगा तो भाई उसके बाद इतना तो कैश हो, पैसे हो कि वो अपनी आने वाली अगली जिंदगी सुकून से गुजार सके, ठीक है। ये जो प्रोविडेंट फंड का बॉक्स होता है, ये जो प्रोविडेंट फंड का बॉक्स होता है, अब यहां पे मर्जी नहीं चलती, यहां पे कानून चलता है। कानून ये कहता है कि भाई जितने पैसे, मान लो ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए है सर, दिस इज मिस्टर ए, स्मार्टनेस चेक किए मिस्टर ए की, और सर ये बिजनेस है, ये कौन है सर, ये बिजनेस है। टैक्स लॉ ये कहता है जितने पैसे मिस्टर ए मिलाएगा, जितने पैसे मिस्टर ए मिलाएगा, बिजनेस एम्प्लॉयर मालिक, उतने पैसे तुमने भी मिलाने हैं। जितने कंट्रीब्यूट, जितने पैसे मिस्टर ए कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में, उतना ही तुमने भी कंट्रीब्यूट करना। मान लो मिस्टर ए अपनी सैलरी में से 500 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मिस्टर ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 500 रुपए। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर भी इसमें कितने मिलाएगा, 500 रुपए अपनी तरफ से मिलाएगा। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब 1 लाख रुपए सैलरी तय हुई थी। सैलरी कितनी तय हुई थी, 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए सैलरी तय हुई थी, उसमें से 1000 रुपया इनकम टैक्स की मद में निकल गए और 500 रुपए प्रोविडेंट फंड के नाम से निकल गए। 500 रुपए प्रोविडेंट फंड के नाम से निकल गए। तो बताओ रिमेनिंग क्या रह गया उस बंदे के पास, क्या रह गया? अच्छा, उसके पास रह गया 98,500 रह गई उसके पास, ठीक है। अच्छा, मान लें उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ गई घर में, ठीक है, और उसने क्या किया, बिजनेस से कोई एडवांस भी लिया हुआ था। बिजनेस से क्या होता है ना कि भाई आपको पता है कि महीने के बाद सैलरी मिलती है। आपको पता है सैलरी क्या मिलती है, एक्रूवल बेसिस पर मिलती है, क्या ख्याल है, ठीक है। तो महीने खत्म होने के बाद सैलरी मिलनी है, तो हमारे पास पैसे खत्म हो गए 20 तारीख आई, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। तो मैंने क्या किया, बिजनेस ने 25,000 रुपए क्या ले लिया था, एडवांस ले लिया था। सर मैंने बिजनेस से कितने पैसे ले लिया था, 25,000 रुपए एडवांस ले लिया था। तो जो 25,000 रुपए एडवांस जो मैंने ले लिया था, जब मेरी सैलरी 98,500 बनी, तो बिजनेस के अकाउंटेंट को ख्याल आया यार 25,000 तो पहले दे दिया इसको, तो 25,000 कम करके मुझे तनख्वाह देंगे ना, कि 25,000 भी दे देंगे साथ में। ऐसी लगी हुई है क्या, जन्नत चल रही है? हाँ, अगर उसने एडवांस की इंस्टॉलमेंट की हो, यार 25,000 लिया, हर महीने ना 5,000 काटते रहो, तो सर यहाँ पे 5,000 कम होगा, फिर 5,000 कम होगा, ठीक है। तो 5,000 कम करके मुझे तनख्वाह मिलेगी। पर हम ये कह रहे हैं भाई वो उसने 25,000 लिया और कहा भाई 25,000 अगली बार मेरी तनख्वाह से काट लेना। तो मुझे ये बताएं 98,500 में से जब 25,000 माइनस हो गए तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे, 73,500। ये जो 73,500 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेट सैलरी। ये नेट सैलरी मेरे, क्लियर? तो यहां से इक्वेशन बन सकती है, ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स माइनस प्रोविडेंट फंड माइनस एडवांस इज इक्वल टू नेट सैलरी। क्या यहां से इक्वेशन बन सकती है? इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। सीए में इस इक्वेशन का इतना काम कोई नहीं है। अगर आप एसीसीए में शुरू वाले मैनेजमेंट वाले पेपर पढ़े और एमसीक्यूज पेपर पढ़े हैं, तो यहां पर इक्वेशन बड़ी काम की होती है, ठीक है। सीए में इस इक्वेशन का इतना हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन है यहां पर, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है। मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर ए बिजनेस को टोटल कितनी कॉस्ट का पड़ेगा? मिस्टर ए बिजनेस को टोटल कितनी कॉस्ट का पड़ रहा है, ठीक है, बता सकते हो। मिस्टर ए टोटल कॉस्ट टुवर्ड्स बिजनेस
बिजनेस, यानी कि बिजनेस को मिस्टर ए टोटल कितने का पड़ रहा है? जी बच्चों बोलो, हेलो बच्चों बोलो। हाँ सर, बिजनेस मिस्टर ए को जो टोटल पड़ रहा है सर 1 लाख ग्रॉस में बिजनेस मिस्टर ए को दे रहा होगा सर, प्लस 500 रुपए एक्स्ट्रा भी तो प्रोविडेंट फंड का मिस्टर ए लेके जा रहा है ना। वो अलग बात है, अभी नहीं मिल रहा, लेकिन खाता तो मिस्टर ए के खाते में चल रहा है ना। तो इसका मतलब मिस्टर ए बिजनेस को कितने का पड़ गया? 1,500,000 रुपए का मिस्टर ए पड़ गया। डन बच्चों, क्लियर? यहां पे समझ लग गई? अच्छा, ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट होती है सैलरी की, ठीक है। अब जर्नल एंट्री सिखाता हूं, इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है आप लोगों ने। जर्नल एंट्री में आ जाए। अब मैं 3 आपको राज की बातें बताने लगा हूं। कितनी बातें? 3 राज की बात। ये 3 राज की बातें अगर आप लोगों ने जान ली, अगर अभी आप लोगों ने जान ली, तो सर इन 3 राज की बातों से लेबर कॉस्टिंग की जर्नल एंट्री तो होंगी सर। इसकी बेस के ऊपर अगले 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक सर कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ये 2 चैप्टर इस 3 बातों की बेस के ऊपर आप लोगों के हो जाएंगे। वो 3 बातें हैं क्या? अच्छा जी बच्चों, 3 राज की बात है सर, ये लेबर की जर्नल एंट्रीज के बारे में। जब भी एग्जामिनर लेबर की जर्नल एंट्रीज पूछेगा तो सर आप लोगों ने 3 बातें माइंड में रखनी है। कितनी बातें माइंड में रखनी है? 3 बातें। नंबर 1 सर, नंबर 1 राज की बात ये, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल करेंगे। सही है बच्चों? सर पेरोल को वेजेस भी कहते हैं, पेरोल को वेजेस भी कहते हैं, सैलरी भी कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की दुनिया में इस सैलरी को, वेजेस को हम क्या कहते हैं? पेरोल कहते हैं। यहां तो कोई टेंशन? तो पहली राज की बात क्या है सर? पेरोल या वेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। देन रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल के बाद हम लिखेंगे चार्जिंग ऑफ पेरोल। क्या लिखेंगे? चार्जिंग ऑफ पेरोल। ये नहीं कहना पेरोल को चार्जिंग पे लगा दें सर जरा। हाँ अच्छा, चार्जिंग ऑफ पेरोल। तो सेकंड वन क्या होगा सर? चार्जिंग ऑफ पेरोल हो गया। अब मुझे बताएं, पेरोल रिकॉर्ड हो गई। पेरोल रिकॉर्ड करने का मतलब क्या? अच्छा अभी ना मैं आपको नन्ही मुन्नी छोटी छोटी एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल सर वही है जो आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। मुझे बताया अकाउंटिंग में सर वेजेस एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? हाँ, यानी कि सैलरी एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? सैलरी। और अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, पे नहीं कर रहे हो। और रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल है, मैंने कब लिखा? पेमेंट ऑफ वेजेस है, या मुझे पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री बता रहे हो? बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक तब क्रेडिट होगा जब पेमेंट करोगे। हाँ सर, ये सर अब आए ना लाइन पर, ठीक है सर। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वेजेस को, तो सर एंट्री क्या होगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, यानी कि वेजेस एक्सपेंस डेबिट, और सर वेजेस या सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ऐसी एंट्री करते हो बच्चों? हेलो बच्चों, ऐसे ही होगा। तो सर ये वाली एंट्री चलनी है, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। तो सबसे पहले मैं पेरोल रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि तनख्वाह देनी कितनी है? पेएबल, भाई इतनी तनख्वाह भी फ्यूचर में देनी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां तो कोई टेंशन? चार्जिंग ऑफ पेरोल का मतलब क्या होता है? चार्जिंग ऑफ पेरोल का मतलब ये होता है, हम जानना चाहते हैं इनमें से डायरेक्ट लेबर कौन है और इनडायरेक्ट लेबर कौन है। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो मैंने पैसे दे रहा हूं इनमें से डायरेक्ट लेबर वाले कौन हैं और इनडायरेक्ट लेबर वाले कौन है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? चार्जिंग ऑफ पेरोल का मतलब क्या? कि डायरेक्ट लेबर वाले कौन है और इनडायरेक्ट लेबर वाले कौन है। वाई? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट लेबर है ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, जबकि इनडायरेक्ट लेबर एफओएच यानी कि ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस वाले लोग कितने हैं,
जो वर्क इन प्रोसेस, जो चीजों को बनाने में डायरेक्ट लेबर को कितने पैसे जा रहे हैं और इनडायरेक्ट वालों को कितने पैसे जा रहे हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ पेरोल। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल डन? क्या चार्जिंग ऑफ पेरोल डन? सबसे पहले पेरोल को क्या करेंगे? रिकॉर्ड, फिर पेरोल को चार्ज करेंगे। सब जब रिकॉर्ड हो गया, जब पता चल गया कि डायरेक्ट वालों को इतने पैसे मिलने हैं, इनडायरेक्ट वालों को इतने पैसे मिलने हैं, तो खुद बताएं तीसरे नंबर में मैं क्या लिखने वाला हूं? बोलो यार, बोलो ना सर। अब पैसे देने की बारी आ गई। अब क्या गया? पेमेंट ऑफ पेरोल। अब वो जो पेरोल होगा, यानी कि जो ये जो वेजेस होंगी, अब हम क्या करेंगे? उनको पे कर देंगे। ऐसे ही है। जब मैं वेजेस पे कर दूंगा, हेलो बच्चों, जब मैं वेजेस पे कर दूंगा तो बताएं एंट्री मेरी क्या बनने वाली है? एंट्री मेरी क्या बनने वाली है? जल्दी जल्दी बताओ, मारना खाना मेरे से। हाँ हाँ, बहुत ही निकम्मी एंट्री है। पता नहीं आप लोगों का R1 कैसे पास हो गया। मैं तो मानता ही नहीं, मेरी किताबों में R1 कोई नहीं पास हुआ। सर जब पेमेंट की बारी हुई, सर ये जो पेबल क्रिएट किया था सर, ये खत्म करोगे लाइको? माशाल्लाह, R1 पास करके बैठे हैं बच्चों। अच्छा जी, तो सर ये जो पेबल क्रिएट किया था सर, लाइबिलिटी जो क्रिएट की थी सर, लाइबिलिटी खत्म करूंगा ना जब मैंने पेमेंट कर दी। आप भी ये सोच रहे थे जो बाकी सोच रहे थे? कोई बात नहीं, होता रहता है सर। सर देखिए, आपका कोई सब्जेक्ट पक्का हो या ना पक्का हो, ठीक है सर, अकाउंटिंग आपकी पक्की होनी चाहिए। अकाउंटिंग तो सर आपकी रगों में दौड़नी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट के पास कुछ नहीं होता सिवाय अकाउंटिंग के, ठीक है। और अगर उसके पास अकाउंटिंग भी नहीं है तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है। क्या ख्याल है सर? ऑडिटिंग के लिए भी तो आपको अकाउंटिंग चाहिए ना। वो अलग बात है कि ऑडिटिंग फिर फाइनल लेवल के ऊपर आप बस एज एन सिलेक्ट कर लोगे एज एन प्रोफेशन, लेकिन थ्रू आउट जो सीए कंप्लीट करना है सर, उसके लिए अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको, वरना फाइनल वाली अकाउंटिंग आपको उड़ा के मारेगी। अच्छा चलो खैर, अब ये कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो वेजेस पेएबल क्या हो जाएगा सर? डेबिट कर देंगे। और सर क्योंकि हमने पेमेंट कर दी और मान लें पेमेंट थ्रू बैंक करेंगे तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बस ये हमने 3 एंट्रीज करनी है। डन बच्चों? अब ये तीनों एंट्री एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने करवाई हैं। अब इनको कॉस्ट की दुनिया में कैसे रिकॉर्ड करते वो बताने लगा। डन बच्चों? देखो, जब 1 लाख रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं, तो अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे तो देने हैं ना, वो दूंगा महीने के बाद में, महीने के एंड में दूंगा ना, तो तब तक 1 महीने तक तो पेएबल ही रहेगा। तो जब महीना एंड हो गया तो ठीक है, उसको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, डन। अब मैं इसको करवा रहा हूं तरतीब से। डन, तरतीब से करवा रहा हूं। नंबर 1 एंट्री हम सर करने वाले हैं। अच्छा जी, मैं भी एंट्री करवाता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको समझ लग जाएगा। डन। अच्छा, सबसे पहले एंट्री, ये एंट्री हर बार नजर नहीं आएगी। जो पहली बार एंट्री करने वाला बच्चों, ये हर बार नजर आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर तो लेबर ने एडवांस लिया है तो ठीक है सर, नहीं लिया तो फिर ये एंट्री स्किप हो जाएगी। तो पहली वाली एंट्री कैन बी स्किप्ड, कर सकते हो आप। सही है, तो एडवांस वाली पहली वाली एंट्री करूंगा, एडवांस वाली। बल्कि एडवांस वाले रहने दो, वो जो 3 राज की बातें सिखाई हैं वो कर लो। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, फिर चार्जिंग ऑफ पेरोल, फिर पेमेंट ऑफ पेरोल। और ये जो जनरल एंट्री सिखाने वाला, ये अगले 3 चैप्टर में आगे आने वाली है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। सर रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में आ जाओ जरा। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में सर सैलरी कितनी तय की थी हमने बच्चों? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए होगा, ये बिजनेस का पेरोल या वेजेस एक्सपेंस होगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी, आ जाओ जरा। तो सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। तो यहां पे हम लिख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। तो रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में सबसे पहले ये हमने देखना है कि हमने उस लेबर के साथ कितनी सैलरी तय की थी। सर सैलरी कितनी तय की थी ऊपर? 1 लाख रुपए, याद है ना आपको? अच्छा, ये हमने 1 लाख रुपए सैलरी तय की थी, ये 1 लाख रुपए आ गया। तो 1 लाख रुपया डेबिट हो गया। 1 लाख रुपए क्या हो जाए? ओहो, कहां चले गया? 1 लाख रुपए क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। तो वेजेस या पेरोल डेबिट हो जाएगा बाय अमाउंटिंग ₹1 लाख। ये मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे बताएं,
ये 1 लाख तो वो अमाउंट है जो तय की है। अब इसमें से जो जो माइनस हो जाएगा वो माइनस करूंगा, और जो इंप्लॉय को मिलेगा वो मैं पेएबल क्रिएट कर लूंगा उसका, क्योंकि पहली वाली एंट्री क्या करनी है बच्चों, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा, अब 1 लाख तय हुआ, क्या 1 लाख ही मिल जाएगा? सर नहीं, इसमें से माइनस क्या करूंगा, इनकम टैक्स। क्या करूंगा, माइनस इनकम टैक्स माइनस करूंगा, और फिर माइनस क्या करूंगा, प्रोविडेंट फंड माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, प्रोविडेंट फंड माइनस करूंगा। देन अगर कोई करंट एडवांस है तो वो माइनस कर दूंगा, एडवांसेस टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को कोई एडवांस दिया है वो सारा कुछ माइनस कर दो। तो 1 लाख में से इनकम टैक्स कितना था मेरा बच्चों, हेलो बच्चों, 1000 इनकम टैक्स था, 500 प्रोविडेंट फंड था, 25,000 एडवांस था। डन, चलो जी यहां पर आ जाओ। इनकम टैक्स कितना था, 1000, प्रोविडेंट फंड कितना था, 500, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज कितना था हमारे पास, 25,000। अब 1 लाख में से जब तीनों चीजें माइनस करूंगा तो बैलेंसिंग क्या रह जाएगा, बैलेंसिंग क्या रह जाएगा, पेएबल टू एम्प्लॉय। पेएबल टू एम्प्लॉय, ये जो पेएबल टू एम्प्लॉय होगा बच्चों ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, पेएबल टू एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को हमने कितने पैसे देने हैं। तो हमने क्या किया, 1 लाख में तीनों को माइनस किया तो हमारा आंसर आया था 73,500। तो 73,500 ये एम्प्लॉय को मिलेगा। मिलेगा, गा को जानते हो ना आप फ्यूचर में, तो 73,500 ये उसको मिलेगा महीना एंड होने के बाद। ये इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। ये रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल होती है। जल्दी से इसको घूरियां डाल लो, कोई टेंशन है तो मुझसे पूछ लो अभी के अभी। ये 3 राज की बातों में से पहले राज की बात बता दो दी है कि पहले रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल होगा, फिर चार्जिंग ऑफ पेरोल होगा, फिर पेमेंट ऑफ पेरोल होगा। डन, यहाँ तो कोई टेंशन। अच्छा जी, अब आ जाओ सर सेकंड में क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल कर लिया सर, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल कर लिया। सेकंड क्या था, हाँ सेकंड आ गया चार्जिंग ऑफ पेरोल, तो कर लेते हैं चार्जिंग ऑफ पेरोल। अब पेरोल को चार्ज करेंगे। पेरोल को चार्ज करने का तर्जुमा क्या होता है जी बच्चे, हाँ हाँ बस 3 एंट्री और आपकी दुनिया और आखिरत खत्म लेबर की। अच्छा जी, नहीं लेबर की, वैसे तो आखिरत कभी खत्म नहीं होनी। ठीक है, असल मंजिल तो शुरू ही कब होनी है, जब हम दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, फिर वो वाली मंजिल कभी खत्म नहीं होनी। ठीक है, अच्छा जी, चार्जिंग ऑफ पेरोल में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमें तनख्वाह दे रही है, सर तनख्वाह कितनी देनी है हमने, बोलो तनख्वाह कितनी देनी है, 1 लाख। 1 लाख देनी है सर। वेजेस कितनी देनी है, 1 लाख। ये जो 1 लाख देनी है इनमें से कौन कौन हिस्सेदार होगा, इनमें से कौन कौन हिस्सेदार होगा। तो सर जो चार्जिंग ऑफ पेरोल है तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अगर डायरेक्ट लेबर है, अगर डायरेक्ट लेबर है तो हम वर्क इन प्रोसेस को क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कब, अगर डायरेक्ट लेबर होगा। और अगर इनडायरेक्ट लेबर हुआ तो बताओ इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस कहां पे फॉल करता है, वेल डन। तो वो एफओएच अकाउंट, वो क्या एफओएच कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। डन बच्चों। अच्छा, और वेजेस कितने तय हुई थी, 1 लाख। तो जो वेजेस क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख से, ये 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चल जाएगा। मान लें, अब हमें कैसे पता चलेगा 1 लाख में से डायरेक्ट वाला कितना हिस्सेदार है और इनडायरेक्ट वाला कितना हिस्सेदार है, ये हमें कैसे पता चलेगा सर, वो कोई ना कोई परसेंटेज बताएगा। मान ले डायरेक्ट वाले का हिस्सा 70% है और इनडायरेक्ट वाले का हिस्सा 30% है। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं, चेंज भी हो सकता है। अच्छा, तो 1 लाख में से 70,000 किसके हिस्से में जाएगा, डायरेक्ट लेबर, और 30,000 किसके हिस्से में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर के हिस्से में जाएगा। यहां तो कोई टेंशन आया तो बता दो। ये मेरे पास कहलाती है चार्जिंग ऑफ लेबर की एंट्री। वो जो ऊपर वेजेस क्रिएट की थी वो वेजेस क्रेडिट कर दूंगा किसके अगेंस्ट, कि ये 1 लाख में कौन कौन हिस्सेदार है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
याद रखिएगा चार्जिंग ऑफ पेरोल, चार्जिंग ऑफ पेरोल की जो एंट्री होगी, हेलो बच्चों, चार्जिंग ऑफ पेरोल की जो एंट्री होगी वो किस अमाउंट पर होगी, याद रखिएगा वो ग्रॉस वेज पर कैलकुलेट होगी, याद रखिएगा। देन ऐसे ना करना चार्जिंग ऑफ पेरोल को पेएबल वाले अमाउंट पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ये दूसरी राज की बात थी सर। तीसरी राज की बात पर आ जाए। हैं नहीं, खुद क्यों लेट किया मैंने सर, ऊपर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ सर, ये डाटा सारा लिखा हुआ है। ये 73,500 ये नेट सैलरी है। ये नेट सैलरी क्या, यही तो पेएबल टू एम्प्लॉय है। 1 लाख सैलरी तय हुई, 1000 नहीं मिलना, 500 नहीं मिलना, 25,000 नहीं मिलना, तो 73,500 मिलना है उसको। तो सर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको जनरलाइज करवा रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकल डाटा नहीं ले रहा सारा सारा। ये जो क्वेश्चन बनाया उसी क्वेश्चन को आगे जर्नल एंट्री में सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये सारी जो नंबर लिख रहा हूँ कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन में से ले रहा हूँ मैं, सारी अपनी तरफ से रिज्यूम नहीं ले रहा। हाँ, वो क्वेश्चन वाली वैल्यूज रिज्यूम थी। तीसरी वाली में क्या करना बच्चों, तीसरी वाली जनरल एंट्री में क्या करूंगा, पेमेंट ऑफ पेरोल। सर आप जो पेरोल हमने क्रिएट किया था, पेरोल कहां पे क्रिएट किया था सर, ये जो रिकॉर्ड किया था सर, अब उसको पे करने की बारी आ गई, अब उसको पे करने की बारी आ गई। अब सेकंड वाली एंट्री का बस यहीं पे काम खत्म हो जाता है। अब ये जो पेएबल मैंने क्रिएट किया था, ये जो मैंने पेएबल क्रिएट किया था, अब जब मैं पेमेंट ऑफ पेरोल करूंगा तो ये जो क्रेडिट था ये डेबिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, थर्ड वाली एंट्री क्या होगी, पेमेंट ऑफ पेरोल। पेमेंट ऑफ पेरोल। अब हम पेरोल की पेमेंट करेंगे जनाब। जब मैं पेरोल की पेमेंट करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, पेरोल की पेमेंट करने वाला हूं। अब पेरोल की पेमेंट में देखना हमने क्या क्या पेमेंट करनी है। लेट्स सी, पेमेंट ऑफ पेरोल में जो हमने ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट की हुई थी, अब उनको पे करने का वक्त आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में सोचते हैं। ये इनकम टैक्स हमारे पास रहेगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसका मतलब ये पेएबल है, ये पेएबल है। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो सर इनकम टैक्स जो मैंने पेएबल क्रिएट किया, ये भी मेरा इनकम टैक्स पेएबल चल रहा है अभी, ठीक है। ये किसको पेएबल होगा, ये हिडन है टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब मैंने पेमेंट की बारी आई तो इनकम टैक्स 1000 रुपए मैंने क्या कर दिए, पे कर दिए। क्या कर दिए, पे कर दिए। तो जो इनकम टैक्स आया था क्रेडिट, अब वो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, डेबिट हो जाएगा इनकम टैक्स। अच्छा, जिन जिन को क्रेडिट किया वो सारे यहाँ पे डेबिट होने वाले, क्योंकि अब पेमेंट की बारी आ गई, ठीक है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करके दिखाई थी कि जो ये पेएबल क्रिएट किया था, तो ये जो क्रेडिट था आप क्या करेंगे, सबको डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। आ जाओ जरा, तो जो जो ऊपर मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की थी सब को वापस कर दूंगा। तो पहले सबसे पहले क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स पेएबल। जो इनकम टैक्स का पेएबल क्रिएट किया था सर, उसको खत्म करूंगा। तो यहां पर क्या कितना आ जाएगा, अमाउंटिंग ₹1000 आ जाएगा। यहां तक बात समझ लगती है। अच्छा, फिर प्रोविडेंट फंड भी क्या था, पेएबल था। प्रोविडेंट फंड किसको पेएबल होगा सर, जो भी प्रोविडेंट फंड का इंस्टीट्यूट होगा, ये पैसे उनको भिजवाने ना डब्बे के अंदर। डब्बा मेरे पास तो नहीं है ना, प्रोविडेंट फंड का एक इंस्टीट्यूट होता है जो सारी सिक्योरिटीज को, इन्वेस्टमेंट को लुक आफ्टर करता है और आगे फर्दर इन्वेस्ट करता है। तो मैं नहीं, वो कोई और इदारा, थर्ड पार्टी है सर, उसको पैसे देने हैं कि नहीं देने। तो वो जो प्रोविडेंट फंड पेएबल होगा सर, वो भी क्या करूंगा, पे कर दूंगा। प्रोविडेंट फंड पेएबल, वो भी मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। कितने का, 500। अच्छा, अब यहां पर मसला ये आता है, एडवांस टू एम्प्लॉय। एडवांस टू एम्प्लॉय ये पेएबल नहीं था सर, ये तो पहले ही पे कर दिया। सर इधर गौर करना है आपका, जब इनकम टैक्स को अब यहां क्रेडिट से डेबिट करोगे, प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट से डेबिट करोगे, सर आपका दिल बड़ा करेगा, काश एडवांसेस को भी क्रेडिट से डेबिट कर दूं। सारे एडवांस पेएबल नहीं है, ये एडवांस तो पहले दे चुके हैं, क्या दोबारा देना है सर, दे दे, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, क्या है, बोनस मिल जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब ये एडवांस ही दोबारा यहां पर नहीं आने वाला। डन बच्चों, और बच्चों डन। अच्छा, और पेएबल कितना एम्प्लॉय क्रिएट किया था, 73,500, ये भी पे कर दूंगा। तो सर इसको भी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, पेएबल टू एम्प्लॉय।
पेबल टू एम्प्लॉय। कितने से? 73,500 से। और सर मेरा क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक। बैंक कितने से कम होगा? जरा इन तीनों को ऐड करते हो आप लोग, इन तीनों को ऐड करो जरा। कितना? 70। पक्की बात है? 75। ओहो 75,000। कितना आ गया? 75,000। इसका मतलब बिजनेस ने सर, आप यहां से राज की बात बताने वाले हो। सर बिजनेस ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 70। सर मेरी बात गौर से सुनिए, बिजनेस ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 75,000। पक्की बात है? सर आपको एक जगह लेके जाने लगा, मेरे साथ साथ चलना है। सर बिजनेस ने एम्प्लॉय को देने कितने थे? फिर 25,000 किधर को गया? हाँ वेल डन, लड़के छा गया। सर आपके सर 25,000 पहले ही ले चुका हो। सर 1 लाख ही देना था, 75,000 अभी दे दिया बैंक के जरिए। सर 25,000 तो पहले एडवांस के नाम पर ले चुका था। सही है? तो सर 1 लाख ही बनता है। 25 पहले ले गया था, सर 75,000 अभी दे दिया, तो 1 लाख सर बन गया। सर यहां पे हमारी जनरल एंट्रीज होगी कंप्लीट। सर नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो। और बस यही लेबर के जनरल एंट्रीज है, नोट कर लें। 70%। हाँ। ये जो चार्जिंग ऑफ पेरोल का मतलब ये होता है कि जो 1 लाख वेजेस है ना, ये जो 1 लाख है, ये किन किन को जा रहे हैं? ये किन किन को जा रहे हैं? अच्छा और बच्चों, ये जो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाने के लिए क्या दिया, हालांकि जब बिजनेस पेरोल बनाएगा वो एक एक बंदे की थोड़ी पेरोल बनाएगा, वो तो ओवरऑल सारे इंप्लॉइज की बनाएगा ना। तो मिसाल के तौर पर बिजनेस ने ये कहा, मान लें ये 1 लाख नहीं लिखा, ये क्या लिखा? 100 मिलियन लिखा है या 10 लाख लिखा है, तो 10 लाख टोटल सैलरी देनी है टू ऑल एम्प्लॉइज। उसमें से डायरेक्ट वाले कितने हो गए, इनडायरेक्ट वाले कितने हो गए, इस तरह से होता है सारा सिलसिला। अभी मैंने जरा 1% को फोकस करके चला हूं ना, ठीक है, 1% को फोकस करके चला हूं। तो बिजनेस ने तो टोटल देखना ना, क्या ख्याल है कि भाई टोटल सैलरी इतनी देनी है, इनमें से डायरेक्ट वाले कितने और इनडायरेक्ट वाले कितने हैं, ठीक है। अलग अलग सैलरी अकाउंट तो सेपरेटली चल रहा होगा, ये बिजनेस की ओवरऑल लेबर की एंट्रीज चल रही होंगी, ठीक है। ये सिंगल पर्सन पे भी चल सकता है, ओवरऑल बेसिस पे भी चल सकता है। और यहाँ पे जो एडवांसेस होगा वो एक बंदे का एडवांस नहीं होगा, मान ले 10 बंदों का टोटल एडवांस होगा। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो मैं रिकॉर्डिंग, ये जो मैं एंट्रीज करवा रहा हूँ, ये बिजनेस के सिंगल एम्प्लॉय की नहीं है, ये बिजनेस के ओवरऑल एम्प्लॉयज की है। एंट्रीज ये नहीं होनी है, क्या ख्याल है। बस मैंने एग्जाम्पल में एक बंदा रखा, बस सिंगल की भी हो सकती है, ठीक है जी। यहाँ तो कोई टेंशन बच्चों। अब जल्दी से मेरे कहने पर एक मतलब तीनों एंट्रीज को याद कर लो अभी मेरे साथ साथ। सर लेबर की 3 एंट्रीज होती है, मेरे साथ साथ याद कर लो, जैसे बचपन में हम स्पारा याद करते थे ना वैसे। अच्छा सर लेबर की कितनी एंट्रीज हैं? नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, फिर चार्जिंग ऑफ पेरोल, फिर पेमेंट ऑफ पेरोल। लेबर की कितनी एंट्रीज हैं? नंबर 1, सेकंड, थर्ड, पेरोल। सबसे पहले हम पेरोल को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने में हम वेजेस एक्सपेंस डेबिट करेंगे और सारे पेबल को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड में जो हम वेजेस होंगी वो किन किन की होंगी, डायरेक्ट वालों को अलग करेंगे, इनडायरेक्ट वालों को अलग करेंगे। तीसरी एंट्री में पहली वाली एंट्री का रिवर्सल करूंगा, पहली वाली एंट्री को रिवर्स करूंगा, तो सारे पेबल को डेबिट कर दूंगा और सर बैंक को क्रेडिट करके अल्लाह हाफिज कह दूंगा। डन बच्चों, बस ये हमारे पास लेबर की जनरल एंट्री से डन। चलो अब ये जो सवाल करवा दिया मैंने सारे एक, अब इसी तरह का एक सवाल है, ठीक है, वो आप लोग, चलो ये मैं करवा देता हूं, ठीक है। एक होमवर्क में सवाल रखा हुआ, वो आप लोग कर लेना। डन बच्चों, अच्छा आजो, एंट्रीज याद हैं? चलो अच्छा, अब फायदा हो गया वो बात जो मैंने पहले आप लोगों से। चला जी सर, पहला सवाल, क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मिस्टर बैटमैन। कहता है बैटमैन ने सैलरी रिकॉर्ड की, बिजनेस ने बैटमैन की सैलरी क्या की, रिकॉर्ड की। सर बैटमैन को टोटल तनख्वाह कितनी मिल रही है? 6 लाख पर मंथ, 6 लाख
पर मंथ है। बैटमैन अमीर बंदा है, 6 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है। इनकम टैक्स कितना कट जाएगा? 50,000। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना है? 10% ऑफ वेज। सर 10% ऑफ वेज यानी कि 6 लाख का 10% यानी कि 60,000। मेरी बात समझ आ रही है? 10% ऑफ वेजेस, और ये जो वेज होगी बाय डिफॉल्ट ग्रॉस वेज होगी बच्चों। क्या होगी? ग्रॉस वेज होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। तो बैटमैन को रिटायरमेंट के टाइम पर टेंशन नहीं होगी। अच्छा, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट टू प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर भी 60,000 रुपये मिला रहा है। डन। अच्छा, एडवांस पे ड्यूरिंग द मंथ अगेंस्ट सैलरी इज ₹1.5 लाख। ये एडवांस पे किया ड्यूरिंग द मंथ, सैलरी के अगेंस्ट क्या किया? एडवांस पे कर दिया। ठीक है। अच्छा, एडवांस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट जून सैलरी। ये वो एडवांस था जो बैटमैन ने लिया था और वो पे कर दिया, और ये अभी ताजा एडवांस बैटमैन ने लिया हुआ है टू बी एडजस्टेड। अभी इसका मतलब बैटमैन की सैलरी में से एडजस्ट नहीं हुआ, यानी कि ये पेएबल है। अभी ये वाला एडवांस क्या है? पेएबल है। ये कोई पुराना बैटमैन ने 1.5 लाख का एडवांस लिया था, वो बैटमैन ने एडवांसेस क्या हुआ? पेड है ये। इसका पे किसने किया होगा? बैटमैन ने किया होगा। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी जो मैं एंट्रीज करूंगा ये बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूंगा। वो तो मेरा एम्प्लॉय है, तो मैंने जो भी सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वो क्या करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फिर ये जो 1.5 लाख का एडवांस पे किया ना सर, ये बिजनेस ने पे किया होगा। क्या किया होगा? बिजनेस ने पे किया होगा। ठीक है, पुराना पे किया होगा बैटमैन को। अच्छा, और ये जो 40,000 है ये भी उसकी सैलरी में से एडजस्ट करना है बिजनेस ने। ऑल पेमेंट ऑफ वर मेड एट द एंड ऑफ मंथ। सारी पेमेंट मंथ के एंड में हुई है। टोटल लेबर कॉस्ट कंप्राइजेज, कहता है जो ऊपर टोटल लेबर कॉस्ट है ना उसमें 30% इनडायरेक्ट लेबर है और 70% क्या है? डायरेक्ट लेबर है। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑल लेबर रिलेटेड जनरल एंट्रीज। कह रहा सारी जनरल एंट्रीज क्या कर दो? लेबर से रिलेटेड रिकॉर्ड कर दो। आ जाए, इसका मतलब सबसे पहले हमने 1.5 लाख का बैटमैन ने मेरे से एडवांस लिया था। कितना का एडवांस लिया था? 1.5 लाख का। तो पहले वाली एंट्री ये कभी कभार आएगी, ये कभी कभार आएगी। अगर तो एडवांस लिया होगा ये एंट्री आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। वरना 3 ही एंट्री आएंगी लाजमी। रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, चार्जिंग ऑफ पे रोल, पेमेंट ऑफ पे रोल। ठीक है, एंड ऑफ लेबर कॉस्टिंग रोल दो। ठीक है। हाँ, अच्छा जी सर, पहली वाली एंट्री एडवांसेस। तो एडवांस टू एम्प्लॉय 1.5 लाख दिया, बिजनेस का बैंक 1.5 लाख से कम हो गया और ये एडवांस टू एम्प्लॉय बिजनेस का एसेट बन गया। देन बच्चों ये पहली वाली एंट्री तब होगी जब एडवांस पे ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड हमने एक बिजनेस ने क्या किया? एडवांस पे कर दिया बैटमैन को। ठीक है, यहां तो कोई टेंशन। अच्छा, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए बिजनेस ने लेना होगा। अच्छा, उसमें से 40,000 की उसने हमें क्या की? एक एडजस्टमेंट करवाई है जो उसने उधार लिया था। यह देखते क्या करना क्या। पहली वाली ये सारी एंट्री आ गई। नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल में यहाँ पे पेरोल कितनी बन गई उसकी? 6,60,000। कितनी बन गई? हाँ 6,60,000। ओ यहाँ पे हमसे ना ये जहां से हमसे एक बात, खैर हमने अब किया ही नहीं तो खैर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना जो टोटल अमाउंट ग्रॉस अमाउंट बनी थी ना वो 1 लाख नहीं थी, 500 तो प्रोविडेंट फंड वाला भी था। तो यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे 1 लाख प्लस 500 भी आना चाहिए था, प्लस 500 भी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, खैर कोई मसला नहीं है इसका, वो समझाने के लिए थे, बाकी यहाँ से कमी पूरी करवा देता हूँ। 6 लाख रुपए कितना है बच्चों? 6 लाख रुपए क्या है? ये टोटल वेज है। और यहां से जो 60,000 पे इंप्लॉय मिलाएगा, इसका मतलब टोटल इंप्लॉय के हिस्से में कितना पैसे जा रहे हैं? 6 लाख टोटल वेजेस प्लस 60,000 का इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इंप्लॉय के हिस्से में एज एन पे रोल कितनी अमाउंट जा रही है? 6,60,000। तो जो पहली वाली अमाउंट होगी रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल वो 6,60,000 की होगी। इसमें 6 लाख क्या आ गया? टोटल वेज आ जाएगी और 60,000 का क्या आ जाएगा? प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स 50,000 का माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स कितना है? 50,000 माइनस कर देंगे। प्रोविडेंट फंड 60,000 है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कितना? 60,000 माइनस कर देंगे। अब प्रोविडेंट फंड 60,000 कितना किसका था? एम्प्लॉय का था बच्चों। 60,000 किसका का था?
एम्प्लॉय का था और 60,000 किसका था, एम्प्लॉयर का था। टोटल प्रोविडेंट फंड कितना बन गया, टोटल प्रोविडेंट फंड कितना बन गया, 1,20,000। अच्छा, ऊपर वाली जो मैंने जनरल एंट्रीज करवाई थी उसमें क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर का 500 ऐड नहीं किया, तो ये 500 यहां पर भी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो दैट्स फैक्ट, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन करना था, यहां पर ये मिस हो गया हमसे, ये करना था। तो यहां पे भी 500 ऐड होगा एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड, यहां पर भी 500 ऐड होगा एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड, तो ये बैलेंसिंग फिगर थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। खैर इसको अब बाद में देखते हैं हम। अच्छा, यहां पर आ जाओ। तो ये प्रोविडेंट फंड टोटल माइनस करना है भाई। टोटल माइनस क्यों करना है भाई, 60 भी बिजनेस ने देना है और ये 60 भी बिजनेस ने देना है, तो बिजनेस ने 1,20 ही सारा का सारा बिजनेस ने ही देना है। फिर एडवांसेस टू एम्प्लॉय, तो एडवांसेस टू एम्प्लॉय कितना था, 40,000 था, तो रिमेनिंग अमाउंट 4,50,000 ये क्या बन गई, पेबल टू एम्प्लॉय बन गई। अच्छा, फिर ये जो 60,60,000 है, इनमें कौन कौन दावेदार है, ये 60,60,000, इसमें से डायरेक्ट वाले कौन है सर, डायरेक्ट वाले 70% है, इनडायरेक्ट वाले 30% है। तो ठीक है, हमने बांट दिया, 7,60,000 में से डायरेक्ट वाले 462 आ गए और इनडायरेक्ट वाले एफएच वाले 198 आ गए। अब तीसरी एंट्री, ये जो सारे के सारे मैंने पेबल क्रिएट किए, इनकम टैक्स, पेबल टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसको निकाल के फिर पेबल टू एम्प्लॉय, ये तीनों के तीनों अब डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट एंट्री, इनकम टैक्स पेबल 50,000, पेबल टू प्रोविडेंट फंड 1,20,000, पेबल टू एम्प्लॉय 4,50,000 और बैंक में कितना चलेगा 620 और 620, हालांकि पे कितना करना था 660, पे कितना करना था 660, तो 40,000 कौन सा कम पड़ गया, वो जो पहले जो उसने एडवांस ले लिया था हमसे, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों सारी की सारी जर्नल एंट्रीज होगी लेबर कॉस्टिंग, डन। अच्छा, अब आप लोगों ने घर से करना क्या है, ये क्वेश्चन आपका मिस्टर टॉम सैलरी वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा और नीचे इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। और आप लोगों ने क्या करना है, एक क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हिम्मत कीजिएगा, स्प्रिंग 11 पकैर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है, इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का टच होगा, तो कोशिश कर लीजिएगा अगर आपसे हो जाए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा और ये क्वेश्चन जो है डेमो क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में होगा, ठीक है। अब यहां पर आके मुझे थोड़ी सी ना ये वैल्यू सही करवा दो, इसमें 500 ऐड करना हमने, प्लस 500 इधर ऐड होगा और प्लस 500 इधर ऐड होगा, तो ये पेबल बदल जाएगा। जरा बताओ नया पेबल कितना आया, 75,000 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ यहां पे रह जाएगा 73,000, ठीक है। अच्छा, और अब यहां पर है जो टोटल बच्चों यार ये तो सही करवा दो, 73,500 बनता है, ये पेबल बन गया। अब सैलरी हमारी 1,00,000 रुपए नहीं है, सैलरी हमारी कितनी है 1,05,000 है, तो सैलरी हमारी बच्चों बन गई, वेजेस बनती है 1,00,500 1,00,500 1,05,000 बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इस 1,05,000 में से बांट दो जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, इसका 70% कितना आया 7350 कैसे आता है, हाँ 73 कैसे 703 है यार, 350 ये बोलने में ऐसे लग रहा है 7350। अच्छा अच्छा, आगे 30% में क्या बना गया, ऐसे लिखाएगा यार 30150 ऐसे वाला, उसमें कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ये मैंने क्या लिखा है 2020, तो ये भी 2020 ही है ऐसे ही। अगर मैं अगर बच्चों लिखो 20, ये 20 लिख दिया, नहीं सर ये नहीं कर सकता, कहता 2 ये 0 ठीक है अच्छा जी, तो कितना बन गया 30,150 ये हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर आ जाए जरा, पेबल 1000 सही है,
प्रोविडेंट फंड बनने का 1000, यहाँ पे 500 प्लस 500 1000 आ गया, ये 1000 आ गया। और पेबल टू एम्प्लॉई कितना है? ये 73,500 यही रहा है फिर, ये तो चेंज ही नहीं हुआ यार। और यहाँ पे बैंक से कितना चला गया? अच्छा 500 रुपये ऐड हो गया ना, 75,500 आ गया। ठीक है ठीक है, अब ये एंट्री ओके होगी सारी। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। बस ठीक है सर, लेबर कॉस्टिंग डन सर, मेरी तरफ से लेबर कॉस्टिंग डन। ठीक है, बाकी इसमें अच्छा जी, एक तो आप लोगों ने पकाया लिमिटेड वाला कर लेना, और एक रिसेंट अटेम्प्ट में जो लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया बच्चों, वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।